अजीज़ तलबा और तालबात, फ़रूक फाउंडेशन ऑनलाइन स्कूल के ज़रिए यकसा नसाब के मुताबिक तालीम हासिल करें। अगर हमारी वीडियोस पसंद आएँ तो चैनल को सब्सक्राइब करें और दोस्तों के साथ शेयर करें और बेल आइकन को लाजमी दबाएं ताकि आइंदा आने वाली तालीमी वीडियोस आप हासिल कर सकें। अस्सलाम वालेकुम बच्चों, उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। बच्चों, ऑनलाइन स्कूल से आप मुकम्मल तालीम हासिल करके बोर्ड का इम्तहान बराए जमात नहम और दहम बेहतर तौर पर पास कर सकते हैं। आप अपनी उम्र और तालीम के मुताबिक मज़ीद तालीम हासिल करें। वालिदैन से फ़ोन या कंप्यूटर पर हमारी वीडियोस के ज़रिए तालीम हासिल करने की दरख्वास्त करें। रोज़ाना 1 से 2 घंटे ऑनलाइन पढ़ाई करें और जब आप स्कूल जाएंगे तो आपको मज़ीद किसी मदद की ज़रूरत नहीं होगी। इस तरह पढ़ाई करके अपना वक्त और वालिदैन के अखराजात में बचत कर सकते हैं। ऑनलाइन स्कूल की कोई फ़ीस नहीं है। आप जूम पर भी क्लासेस का फ़ायदा उठा सकेंगे। हर मजमून की मुकम्मल तालीमी वीडियोज़ मौजूद हैं। Students, today in English grammar lecture we are going to discuss about the conditional sentences, means शर्तिया जुमले. First of all, I'm giving you some brief introduction about this conditional sentences. In a type 1 conditional sentence, the sentence in if clause is the simplest present and the sentence in the main clause is the simple future. ऐसे फ़िक्रे जिनमें कोई शर्त हो शर्तिया फ़िक्रे कहलाते हैं। मसलन अगर तुम अव्वल आओगे तो तुम्हें इनाम मिलेगा। इस फ़िक्रे में अगर अव्वल आओगे ये शर्त है तो उसकी शर्त क्या है, तब इनाम मिलेगा। ठीक है, तो बेटा इसकी कुछ टाइप्स हैं, फर्स्ट टाइप, सेकंड टाइप और थर्ड टाइप। तो इस तरह से जो फर्स्ट टाइप है उसके बारे में यहाँ पे बताया जा रहा है कि यहाँ पर इफ़ जो है वो सिंपल प्रेजेंट टेंस को लिया जाता है। ठीक है, फॉर एग्ज़ाम्पल इफ़ क्लॉज ये कंडीशन है और मेन क्लॉज जो है वो उसका रिज़ल्ट है। इफ़ प्लस सिंपल प्रेजेंट सेंटेंस जो है और फिर उसके बाद जो है सिंपल फ्यूचर टेंस। इफ़ दिस थिंग हैपन देन दिस विल बी हैपन, यानी कि अगर ये काम हो गया पहले कंडीशन में तो फिर उसका रिजल्ट क्या होगा, देन दिस विल हैपन, फिर उसके नतीजे में वो काम होगा। एज इन ऑल कंडीशनल सेंटेंसेज द ऑर्डर ऑफ द क्लॉजेज इज नॉट फिक्स्ड। यू मे हैव टू रीअरेंज द प्रोनाउन एंड एडजस्ट पंक्चुएशन व्हेन यू चेंज द ऑर्डर ऑफ द क्लॉजेज बट द मीनिंग इज आइडेंटिकल। तमाम कंडीशनल सेंटेंसेज के अंदर क्लॉजेज की जो जगह होती है वो फिक्स नहीं होती, हम उसको एडजस्ट कर सकते हैं अपनी पंक्चुएशन और प्रोनाउन के हिसाब से। ठीक है, फॉर एग्ज़ाम्पल इफ़ इट रेन्स, अगर बारिश होती है, ये फर्स्ट कंडीशनल टाइप आ गई। ठीक है, यू विल गेट वेट, तो ये मेन क्लॉज आ गया, यानी कि ये इसका नतीजा रिजल्ट निकाल रहे हैं कि अगर बारिश होती है तो तुम गीले हो जाओगे। यू विल गेट वेट इफ़ इट रेन, इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं। इफ़ सैली इज़ लेट अगेन आई विल बी मैड, इसकी दूसरी टाइप आई विल बी मैड इफ़ सैली इज़ लेट अगेन। इफ़ यू डोंट हरी यू विल मिस द बस, अगर तुमने जल्दी ना की तो तुम बस को मिस कर दोगे। यू विल मिस द बस इफ़ यू डोंट हरी। ठीक है, उसी की अरेंजमेंट चेंज की हुई है। फंक्शन इसका क्या है, द टाइप 1 कंडीशनल रेफर टू अ पॉसिबल कंडीशन एंड इट्स प्रोबेबल रिजल्ट। देखें यहाँ पे जो फर्स्ट टाइप है इसको हम प्रोबेबल टेंसेस भी कहते हैं। अगर शर्तिया फ़िक्रा जो है ज़माना मुस्तकबिल को ज़ाहिर करे तो फ़िक्रे के शर्तिया हिस्से का ताल्लुक जो है वो उसके फर्स्ट यानी कि उसके असूल पर किया जाता है। यहाँ पर वो कह रहे हैं कि कंडीशनल रेफर टू पॉसिबल कंडीशन एंड इट्स प्रोबेबल रिजल्ट। दीज सेंटेंसेज आर बेस्ड ऑन फैक्ट्स, हकीकत पर मबनी होते हैं, एंड दे आर यूज टू मेक स्टेटमेंट अबाउट द रियल वर्ल्ड एंड अबाउट पर्टिकुलर सिचुएशन। ख़ास किस्म की या हकीकी किस्म की जो सिचुएशंस होती हैं, हालात होते हैं, उनके मुताबिक स्टेटमेंट बनाने के लिए इसको यूज़ किया जाता है। वी ऑफन यूज सच सेंटेंसेज टू गिव वार्निंग, हम आम तौर पर इन सेंटेंसेस को वार्निंग देने के लिए इस्तेमाल करते हैं। इन टाइप 1 कंडीशनल सेंटेंस द टाइम इज़ द प्रेजेंट और फ्यूचर एंड द सिचुएशन इज़ रियल। जो फर्स्ट टाइप है ये कंडीशनल सेंटेंसेस की, इसके अंदर जो टाइम होता है वो प्रेजेंट होता है यानी हाल या फिर मुस्तकबिल, और जो सिचुएशन होती है वो हमेशा रियल यानी कि हकीकी होती है। फॉर एग्ज़ाम्पल इफ़ आई हैव टाइम आई विल फिनिश दैट लेटर। What will you do if you miss the plane? Nobody will notice if you make a mistake. If you drop that glass, it will break. If you don't drop the gun, I'll shoot. If you don't leave, I'll call the police.
In type 1 conditional sentences, you can also use modals in the main clause instead of future tense to express the degree of certainty, permission, or a recommendation about the outcome. For example, if you drop that glass, it might break. ठीक है, हम इसके अंदर किसी परमिशन को इस्तेमाल कर रहे हैं, रिकमेंडेशन दे रहे होते हैं, या फिर हकीकत बयान कर रहे होते हैं कि ये काम सच में हो जाएगा कि अगर तुम गिलास को गिराओगी तो ये टूट जाएगा. ठीक है, तो एक तरह से सर्टेनिटी बताई जा रही है. आई मे फिनिश दैट लेटर इफ़ आई हैव टाइम. इफ़ ही कॉल्स यू यू शुड गो. ठीक है, तो ये यहाँ पर रिकमेंडेशन दी जा रही है कि अगर वो आपको कॉल करे तो आपको जाना चाहिए. इफ़ यू बाय माई स्कूल सप्लाइज फॉर मी आई विल बी एबल टू गो टू द पार्क. नेक्स्ट टाइप है बेटा कंडीशनल सेंटेंस की. इन टाइप 2 कंडीशनल सेंटेंस द टेंस इन द इफ़ क्लॉज इज़ द सिंपल पास्ट. उसमें सिंपल प्रेजेंट था, इसमें सिंपल पास्ट है. एंड द टेंस द मेन क्लॉज इज़ द प्रेजेंट कंडीशनल और द प्रेजेंट कॉन्टीन्यूस कंडीशनल. और जब मेन क्लॉज है उसके अंदर प्रेजेंट कंडीशनल होगा या फिर प्रेजेंट कॉन्टीन्यूस टेंस होगा. फर्स्ट पार्ट जो है वो इफ़ क्लॉज के साथ, इफ़ के साथ यानी कि जो क्लॉज होगा वो सिंपल पास्ट होगा, और मेन क्लॉज जो है वो रिजल्ट होगा, उसके अंदर प्रेजेंट या फिर प्रेजेंट कॉन्टीन्यूस कंडीशन जो है वो यूज़ होगी. इफ़ दिस थिंग हैपन दैट थिंग वुड हैपन. ठीक है, as in all conditional sentence the order of the clauses is not fixed. You may have to rearrange the, ये वही बात बताई जा रही है कि इन sentences के अंदर भी उसका order जो है वो fix नहीं होता clauses का, बल्कि वो situation के हिसाब से punctuation और pronoun के हिसाब से change होता रहता है. कंडीशनल सेंटेंसेस, देयर आर 4 टाइप्स ऑफ कंडीशनल सेंटेंसेस. ये हम पहले डिस्कस कर चुके हैं कि इट्स इंपॉर्टेंट टू यूज़ अ करेक्ट स्ट्रक्चर फॉर द ईच ऑफ द डिफरेंट कंडीशनल सेंटेंसेस बिकॉज दे एक्सप्रेस वेरिंग मीनिंग्स. हमें इनके डिफरेंट कंडीशनल सेंटेंसेस को सही तरीके से यूज़ करना चाहिए क्योंकि इनके मीनिंग जो है वो डिफरेंट होते हैं. पे अटेंशन टू वर्ब टेंस व्हेन यूजिंग डिफरेंट कंडीशनल मोड्स. हमें उसके वर्ब टेंस की तरफ ज़्यादा ध्यान देना चाहिए. यूज़ अ कॉमा आफ्टर द इफ़ क्लॉज एंड व्हेन द इफ़ क्लॉज प्रीसीड द मेन क्लॉज. जब इफ़ क्लॉज और मेन क्लॉज के अंदर जाने लगे तो कॉमे को यूज़ करना चाहिए. कंडीशनल सेंटेंसेस आर स्टेटमेंट डिस्कसिंग अबाउट फैक्टर्स और हाइपोथेटिकल सिचुएशन एंड देयर कंसिक्वेंसेस. ठीक है, कंप्लीट कंडीशनल सेंटेंस सर्टन contain a conditional clause and the consequences. Consider the following. If a certain situation is true, then a particular result will happen. For example, if it rained, you would get wet. ये हम सेकंड कंडीशन सेंटेंस की एग्जांपल देख रहे हैं. If it rained, अगर बारिश होती है, देखें if है और if के साथ सिंपल पास्ट सेंटेंस है. If it rained, फिर उसके बाद हम प्रेजेंट जो है कॉन्टीन्यूस टेंस जो है उसके साथ यूज़ करेंगे. You would get wet. यू वुड गेट वेट इफ़ इट रेंड. उसकी सिचुएशन चेंज कर दी क्लॉज की. ठीक है, इफ़ यू वेंट टू बेड अर्ली यू वुडंट बी सो टायर्ड. यू वुडंट बी सो टायर्ड इफ़ यू वेंट टू द बेड अर्ली. इफ़ शी फेल शी वुड हर्ट herself. She would hurt herself if she fell. फंक्शन क्या है सेकंड कंडीशनल सेंटेंस का? द टाइप 2 कंडीशनल रेफर टू एन अनलाइकली और हाइपोथेटिकल कंडीशन एंड इट्स प्रोबेबल रिजल्ट. दीज सेंटेंसेज आर नॉट बेस्ड ऑन द एक्चुअल सिचुएशन. ये वाले जो सेंटेंसेज होते हैं टाइप 2 के, ये इम्प्रोबेबल होते हैं, यानी कि ये रियल सिचुएशन के ऊपर बेस नहीं करते. इन टाइप 2 कंडीशनल सेंटेंसेज द टाइम इज़ नाउ और एनी टाइम एंड द सिचुएशन इज़ हाइपोथेटिकल. ठीक है, यानी कि हाइपोथेटिकल सिचुएशन होती है, एक्चुअल सिचुएशन नहीं होती. और टाइम जो है वो अभी हो सकता है या कभी भी हो सकता है. If the weather wasn't so bad, we would go to the park. But the weather is bad, so we can't go. ठीक है. If I was the queen of England, I would give everyone a chicken. But I'm not the queen. यानी कि एक्चुअल सिचुएशन नहीं है ना, वो सिर्फ एक तरह से कह रहे हैं कि इफ़ अगर मैं होती तो. ठीक है. If you really loved me, you would buy me a diamond ring. If I knew where she lived, I would go and see her. In type 2 conditional sentences, you can also use modals in the main clause instead of would to express the degree of certainty, permission, recommendation about the outcome. For example, we might buy a larger house if we had more money. ठीक है. He could go to the concert if you gave him your ticket. If he called me, I couldn't hear. Type 3 conditional sentence.
इन टाइप 3 कंडीशनल सेंटेंस द टेंस इफ क्लॉज इज द पास्ट परफेक्ट, इसके अंदर जो इफ के बाद जो आएगा वो पास्ट परफेक्ट टेंस आएगा, एंड द टेंस इन द मेन क्लॉज इज द परफेक्ट कंडीशनल या परफेक्ट कॉन्टिन्यूस कंडीशनल सेंटेंस होगा। फॉर एग्जाम्पल इफ दिस थिंग हैड हैपेंड, हैड देखे पास्ट परफेक्ट है तो हैड आ गया, हैड हैपेंड, दैट थिंग वुड हैव हैपेंड, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल इफ़ इट हैड रेन्ड, इफ़ और फिर उसके बाद परफेक्ट टेंस यूज़ किया गया, इफ़ इट हैड रेन्ड यू वुड हैव गॉटन वेट, यू वुड हैव गॉटन वेट इफ़ इट हैड रेन, यानी कि उसकी क्लॉज की जो प्लेस है जगह है वो चेंज कर दी है। वो यू वुड हैव पास्ड योर एग्ज़ाम इफ़ यू हैव हैड वर्कड हार्डन, if you had worked harder you would have passed your exam. I would have believed you if you hadn't lied to me before, if you hadn't lied to me before I would have believed you. इसका फंक्शन क्या होगा? The type 3 conditions refer to an impossible condition in the past and its probable result is in the past, ठीक है, यानी कि impossible situation की तरफ इशारा करते हैं। These sentences are truly hypothetical and unreal, ये बिल्कुल भी हकीकी नहीं होते, बिकॉज इट इज़ नॉट टू लेट फॉर द कंडीशन और रिजल्ट टू एग्जिस्ट, क्योंकि अब उस काम के होने में बहुत ज़्यादा देर हो चुकी होती है, यानी कि अब सिर्फ इंसान ख्वाहिश ही कर रहा होता है कि मैं काश ये कर लेता। देयर इज़ ऑलवेज सम इम्प्लीकेशन टू रिग्रेट विद टाइप 3, यानी कि आप इसमें रिग्रेट का इजहार भी कर सकते हैं कि मुझे दुख है या ऐसा नहीं करना चाहिए था, तो रिग्रेट जो है उसका इजहार करते हैं हम टाइप 3 कंडीशनल सेंटेंस के ज़रिए। द रियलिटी इज़ द अपोजिट ऑफ और कंट्रेरी ओवर द सेंटेंस एक्सप्रेस, हाँ जी, रियलिटी जो है वो इसके बिल्कुल अपोजिट होती है और इसके अंदर हम टाइम जो है वो पास्ट में लेते हैं और सिचुएशन जो होती है वो हाइपोथेटिकल होती है। फॉर एग्जाम्पल इफ़ आई हैड वर्कड हार्डर आई वुड हैव पास द एग्ज़ाम, देखिए एग्ज़ाम हो चुके हैं, वो फेल हो चुका है, लेकिन वो कह रहा था कि काश अगर मैं पहले ज़्यादा मेहनत करता तो मैं पास हो जाता एग्ज़ाम में, ठीक है। इफ़ आई हैड नॉन यू वर कमिंग आई वुड हैव बेक्ड अ केक, अगर उसे पता होता कि आप आ रहे हैं तो वो केक जो है वो बेक करता, तो देखें उसको नहीं पता था और केक भी बेक नहीं हुआ, यानी कि अनरियल सिचुएशन है। आई वुड हैव बीन हैप्पी इफ़ यू हैड कॉल्ड मी ऑन माई बर्थडे, बर्थडे गुजर गई है तो वो बाद में ख्वाहिश कह लें एक तरह से कर रहा है कि अगर तुम मुझे कॉल करते बर्थडे पे तो मैं खुश होता। In type 3 conditional sentences, you can also use modals in the main clauses instead of would to express the degree of certainty, permission or recommendation about the outcome. Would को express करते हैं main clause की जगह पे। If I had worked harder, I might have passed the exam. You could have been on time if you had got the bus. If he called you, you could go. If you bought my school supplies for me, I might be able to go to the park. नेक्स्ट है बेटा पार्ट्स ऑफ स्पीच, ग्रामर का हिस्सा है। पार्ट्स ऑफ स्पीच हम बचपन से छोटी क्लासेस से पढ़ते हुए आ रहे हैं कि कितने होते हैं। नाउन होता है, एडजेक्टिव, एडवर्ब, वर्ब होता है, फिर उसके बाद प्रपोजिशन, प्रोनाउन, कंजंक्शन और इंटरजेक्शन, ये 8 होते हैं, ठीक है। फर्स्ट ऑफ ऑल हम नाउन देख लेते हैं कि नाउन का फंक्शन क्या है। नेमिंग पीपल, प्लेस, थिंग एंड आइडियाज़ और कॉन्सेप्ट, ठीक है। इन तमाम चीज़ों के पीपल, प्लेस, थिंग, आइडिया, कॉन्सेप्ट, यानी कि दुनिया की किसी भी चीज़ का जो नाम है वो क्या कहलाएगा, वो नाउन कहलाएगा। फॉर एग्ज़ाम्पल माइक ऑन्स द फास्टेस्ट कार, माइक और कार ये दोनों क्या है, नाउन। दे डिसाइडेड टू बाय द हाउस, हाउस नाउन है। आई बिलीव इन फ्री स्पीच, फ्री स्पीच क्या है, नाउन है। एडजेक्टिव क्या होते हैं, डिस्क्राइबिंग नाउन एंड प्रोनाउन, ऐसे अल्फाज या ऐसे वर्ड जो कि नाउन और प्रोनाउन को डिस्क्राइब करें, उनके बारे में खोल कर बताएं, वो एडजेक्टिव होते हैं। दैट वाज एन एक्साइटिंग फिल्म, देखें फिल्म जो है ये नाउन है और नाउन को कौन बता रहा है, डिस्क्राइब कर रहा है, एक्साइटिंग का वर्ड जो है उसको डिस्क्राइब कर रहा है कि वो एक्साइटिंग थी। द बॉय इन द रेड जंपर इज़ हैप्पी, ठीक है। रेड और हैप्पी ये दोनों क्या है, एडजेक्टिव हैं। दिस इज़ द लॉन्गेस्ट ऐसे, ये भी लॉन्गेस्ट क्या है, एडजेक्टिव है। नेक्स्ट वन एडवर्ब, मॉडिफाइंग वर्ब, एडजेक्टिव एंड एडवर्ब, एक ऐसे वर्ड जो कि वर्ब को, एडजेक्टिव को, एडवर्ब को मॉडिफाई करें वो क्या कहलाते हैं, एडवर्ब कहलाते हैं, ठीक है। शी वॉक्ड स्लोली, देखें चल रहा है लेकिन कैसे चल रहा है, स्लोली, यानी कि आहिस्तगी से चल रहा है, तो इस वजह से हम इसको क्या कहेंगे, एडवर्ब। दे आर एक्सट्रीमली पुअर, ठीक है, एक्सट्रीमली का वर्ड जो है ये एडवर्ब है। द पुलिस अराइव्ड वेरी क्विकली, तो वेरी क्विकली जो है ये एडवर्ब है। वर्ब, एक्सप्रेशन ऑफ फिजिकल एक्शन और स्टेट, आपके किसी भी एक्शन को, फिजिकल एक्शन को करने या सोचने का जो काम है वो क्या कहलाता है, वर्ब कहलाता है। फेडरर प्लेज टेनिस, देखें प्लेस खेलना काम है ना। द फ्लड्स आर सीरियस,
टेक योर टाइम, अपना वक्त लो, ठीक है। लेना क्या है, वर्ब है। नेक्स्ट है प्रपोजिशन, शोइंग रिलेशनशिप ऑफ वर्ड्स एंड फ्रेजेस, वर्ड्स और फ्रेजेस के दरमियान में जो रिलेशनशिप को जाहिर करते हैं, उनको आपस में जोड़ रहे होते हैं, वो क्या कहलाते हैं, प्रपोजिशन। द बुक इज़ ऑन द टेबल, ठीक है। अगर हम ऑन का वर्ड उठा दें, यहाँ से निकाल दें, तो सेंटेंस की सेंस नहीं बन रही। द बुक इज़ द टेबल, देखें सेंस नहीं बन रही। तो ऑन का वर्ड जो है इनको जोड़ के रखा हुआ है, उनका रिलेशनशिप जाहिर कर रहा है। द बुक इज़ ऑन द टेबल, ही वेंट इन टू द रूम, आई एम अगेंस्ट अबॉर्शन, ये सारे वर्ड जो है ऑन, इनटू एंड अगेंस्ट, ये प्रपोजिशन को रिप्रेजेंट कर रहे हैं। नेक्स्ट वन इज प्रोनाउन, रिप्लेसिंग नाउन। प्रोनाउन वो होते हैं बेटा जो कि नाउन को रिप्लेस कर देते हैं, नाउन की जगह पर यूज होते हैं। जॉन गेव हर अ बर्थडे गिफ्ट, ठीक है। हर यानी कि किसी के नाम की जगह पर हमने क्या लगा दिया है, हर लगा दिया। वाई डिड यू पुश मी, ठीक है। यू और मी दो लोग हैं, दोनों के नाम हो सकते थे, लेकिन हमने नाउन की जगह पर हमने क्या लगा दिया है, प्रोनाउन लगा दिए हैं, ठीक है। प्लीज़ लुक आफ्टर योर सेल्फ, आपको अपनी देखभाल करो, ख्याल रखो। कंजंक्शन, ज्वाइनिंग वर्ड फ्रेजेस एंड क्लॉजेज, वर्ड्स को, फ्रेजेस को या क्लॉजेज को आपस में मिलाने वाले जो वर्ड्स होते हैं वो कंजंक्शन कहलाते हैं। ही इज टॉल एंड स्लिम, ठीक है। ये जो एंड का वर्ड है ये क्या कर रहा है, यहाँ पे कंजंक्शन के तौर पे यूज हो रहा है। आई विल वेट अंटिल शी अराइव, अंटिल का वर्ड भी कंजंक्शन है। टॉम इज सिक सो ही इज नॉट हेयर, सो का वर्ड भी कंजंक्शन है। नेक्स्ट वन इज इंटरजेक्शन, शोइंग स्ट्रॉन्ग इमोशंस और फीलिंग, किसी भी ख़ास किस्म की या मजबूत किस्म के इमोशंस या फीलिंग्स को जाहिर करना इंटरजेक्शन कहलाता है। जैसा कि आप किसी गम की शिद्दत में हो, खुशी के बारे में, और इस तरह के जो भी हमारे एक्सप्रेशंस होते हैं उनको इंटरजेक्शन के ज़रिए जाहिर करते हैं। जैसे कि वाओ दैट्स ब्रिलियंट न्यूज़, ठीक है। आउच दैट रियली हर्ट, हे हाउ आर यू डूइंग, ठीक है। इस तरीके के जो वर्ड्स हैं ये क्या है, इंटरजेक्शन है। नेक्स्ट वन, प्रोनाउन एंड इट्स टाइप्स, प्रोनाउन और उसकी टाइप्स। अ प्रोनाउन इज़ अ वर्ड यूज इन प्लेस ऑफ नाउन, हम प्रोनाउन के बारे में पढ़ चुके हैं कि एक ऐसा वर्ड जो कि नाउन की जगह पर इस्तेमाल होता है। अब ये कितनी टाइप्स के होते हैं, देखें बेटा, पर्सनल प्रोनाउन होता है, पोजेसिव, इंडेफिनेट, डिमोस्ट्रेटिव, रिलेटिव, डिस्ट्रीब्यूटिव, पोजेसिव और रेसिप्रोकल, ठीक है। फर्स्ट वन, पर्सनल प्रोनाउन, द पर्सनल प्रोनाउन इन देयर डिफरेंट फॉर्म्स शो पर्सन, नंबर, जेंडर एक्सेट्रा, ठीक है। For example, I, we and you. Possessive pronoun form a personal pronoun. They show ownership. Ownership को जाहिर करता है, जैसे mine, your, his. Indefinite pronoun refer to the people, place or thing, etc. All, either, any. The demonstrative जो कि खोल के बताया, the pronoun which tell one or which group of person, place or thing are referred to, this, that, these. Relative, the relative pronoun refer to an earlier noun sentence, a part of sentence. Distributive, the pronoun which refer to person or thing on one at a time are called distributive pronoun, each, either and neither. Possessive, the word that used to indicate that something belongs to someone else, it is used to indicate the relationship. तो यहाँ पर वही बात आ रही है, possessiveness दिखाई जा रही है, ठीक है, यानी कि अपना हक जमाया जा रहा है। Reciprocal, we use reciprocal pronoun when two subject receiving the benefit or consequences of the action, ठीक है। नेक्स्ट है बेटा comprehension passages. We see a kind of milk in tins. It is powder milk. All the water in this milk has evaporated. When fresh milk stays in a dish for a little time, the thick part of milk comes to the top. If it is the cream of the milk, from this cream people make butter. If milk with the cream on it is made it powder, it is called full cream milk powder. When something floating is taken off the top of a liquid, we say it is skimmed. When the cream is skimmed from the milk, then the thin milk that stays is called skim milk. Skim milk is a good milk, but it has no fat in it. It is not good for very young babies. So we have to answer these questions from this paragraph. First one, is the milk in tins powder or liquid? So the answer is the milk in the tins is powdered. Second, what becomes of the water in the milk? The water in the milk evaporates. Third one, what comes to the top of the fresh milk when it stays a little in a dish? So the answer is the thick part of the milk comes to the top. Fourth one, what does the thick part of the milk have in it? So the answer is the thick part of the milk has fat in it. Fifth one, what is cream? So the answer is the cream is the fat of the milk which comes to the top of it. Sixth one, what do people make from cream? So the answer is people make butter from the cream. Exercise number 7, also related to the comprehension passage.
Khalid was extremely kind-hearted and just to the people. His army had strict orders not to do any harm to the farmer, aged person, women, children, and other civilians. They are the real strength of society. He said they should always be treated with kindness and respect. This was something new for the conquered people, who felt very happy now. The Iranian and Byzantine officers were very hard on them. Khalid's treatment won their hearts so much that they began to hate their cruel old masters. We have to answer these questions related to this passage. First one, how Khalid treated the people. So the answer is Khalid was kind and just to them. Second one, what were the orders given to the army? So the answer is he had ordered his army not to harm the farmer or the civilians. Third one, what did he say about the farmers and civilians? So the answer is he said they are the real strength of the society. Fourth one, how had their former masters treated them? So the answer is their former master had been hard on them. Fifth one, how did Khalid win the hearts of the conquered people? So the answer is Khalid won their hearts with kindness. Sixth one, why did the people hate their old master? So the answer is the people hated their former master for their unkind treatment. Next one, beta, related to the story writing. There is a story, The Foolish Stag, Bewakoof Barasinga. Once a stag lived in a village. He used to drink clear water from a nearby stream. Whenever he saw his reflection in the water, he praised his beautiful horns. He felt proud of his horns. He disliked his ugly and thin legs. He thought that his legs were a shame for him. एक दफ़ा एक बड़ा सिंगा जंगल में रहता था। वो करीबी नदी पर पानी पीने के लिए गया। उसने नदी के साफ पानी में अपना अक्स देखा, रिफ्लेक्शन, अक्स देखा। ही प्रेज्ड हिज ब्यूटीफुल हॉर्न, उसने अपने खूबसूरत सिंघों की तारीफ की। उसे अपने उन सिंघों के ऊपर, हॉर्न्स यानी कि सिंघ, ठीक है, उसे अपने उन सिंघों के ऊपर फ़ख्र महसूस हुआ। लेकिन जब उसने अपनी पतली, थिन लेग्स, पतली टांगे देखी तो उसे उनसे कराहत महसूस हुई क्योंकि वो बहुत ही बदनुमा लग रही थी। ही थॉट दैट हिज लेग्स वर अ शेम फॉर हिम, उसने सोचा कि ये जो उसकी टांगे हैं ये उसके लिए शर्म का बाइस है। वन डे एज ही वॉज ड्रिंकिंग वाटर एंड फीलिंग sorrow फॉर हैविंग अगली लेग्स, ही saw अ पैक ऑफ hounds रनिंग टुवर्ड्स हिम एट अ शॉर्ट डिस्टेंस। एक दिन जब वह नदी पर पानी पी रहा था तो उसने जब अपनी पतली या बदनुमा टांगे देखी तो उसे बहुत अफसोस हुआ। लेकिन जब उसने देखा कि एक शिकारी कुत्तों का गोल जो है वो उसकी तरफ बढ़ रहा है और बहुत ही कम फासले पर रह गया है, ही रैन अवे, वो दौड़ गया। द हाउंड्स केप्ट ऑन चेजिंग हिम, चेजिंग करना यानी कि पीछा करना। वो जो शिकारी कुत्ते थे उन्होंने उसका पीछा किया। ही रैन एज फास्ट एज हिज लेग्स कुड, वो उतनी तेज़ दौड़ा जितनी उसकी टांगे जो हैं उसको मदद दे सकती थी। सून, जल्द ही लेफ्ट द हाउंड्स फार बिहाइंड, उसने उन शिकारी कुत्तों को बहुत पीछे छोड़ दिया। सडनली, अचानक, हिज हॉर्न्स वर ट्रैप्ड इन अ बुश, उसके जो सींग थे, ट्रैप्ड फंस जाना, इन अ बुश झाड़ी में, उसके जो सींग थे वो झाड़ी में फंस गए। ही ट्राइड हिज बेस्ट टू रिलीज हिमसेल्फ बट ही कुड नॉट, उसने अपने आप को छुड़वाने की बहुत ज़्यादा कोशिश की लेकिन नाकाम रहा। हिज ब्यूटीफुल हॉर्न्स वुड नॉट लेट हिम मूव, उसके वो जो खूबसूरत हॉर्न जो सींग थे जिस पे उनको फ़ख्र था वो उसको हिलने नहीं दे रहे थे। मीनवाइल, उसी वक्त, द हाउंड्स रीच्ड देयर, शिकारी कुत्ते वहाँ पहुँच गए। एंड दे अटैक्ड हिम, और उस पर हमला कर दिया। दे टॉर हिम इनटू पीसेस, उसने उन शिकारी कुत्तों ने उसको छोटे छोटे टुकड़ों में काट दिया। हिज थिन लेग्स विच ही डिड नॉट लाइक हेल्प हिम रेस्क्यू हिज लाइफ बट हिज फेवरेट हॉर्न्स बिकेम द कॉज ऑफ हिज डेथ, उसकी वही पतली बदनुमा टांगे जो कि उसको पसंद नहीं थी उन्होंने उसकी ज़िंदगी बचाने के लिए उसकी मदद की, लेकिन उसके वही खूबसूरत सींग जिससे उनको बहुत ज़्यादा प्राउड था या प्यार था, उस वो ही उसकी मौत की वजह बन गए। सो मॉरल लेसन क्या हुआ? ऑल डैट ग्लिटर्स इज़ नॉट गोल्ड, हर चमकने वाली चीज़ सोना नहीं होती। अपेरेंसेस आर ऑफन डिसेप्टिव, जो हमारी दिखावा है वो हमेशा सही नहीं रहता या वो बदनुमा होता है। नेक्स्ट वन इज़ लेटर राइटिंग। Write a letter to your father requesting him to send you some extra funds for payment of his dues. अपने वालिद के नाम ख़त लिखना है और उनको कहना है कि वो आप रिक्वेस्ट करनी है कि वो आपको कुछ पैसे भेजें ताकि आप अपने हॉस्टल के ड्यूज़ या कुछ तरह के जो ड्यूज़ हैं आपके उनको क्लियर करवा सकें।
फर्स्ट ऑफ ऑल बेटा जो हम हमेशा डिस्कस करते हैं कि एग्जामिनेशन हॉल सिटी ABC डेट लिखेंगे और फिर जिसके नाम यानी कि फादर के नाम लिखा जा रहा है तो डियर फादर, ठीक है। एग्जामिनेशन हॉल के बाद कोमा, फिर उसके बाद यहाँ पे फुल स्टॉप और यहाँ पर भी कोमा, इसका आपने ध्यान रखना है। ये एज इट इज़ होता है हर लेटर में। दरमियान वाला जो पोर्शन है उसमें हम अपनी बात रखते हैं। आई एम श्योर यू वुड नॉट माइंड माई डिमांड फॉर सम एक्स्ट्रा मनी दिस मंथ। आई एम टू पे the hostel dues. I could not manage my expenditure comfortably within the amount you sent to me. मुझे उम्मीद है कि आप जो है मेरे एक्स्ट्रा पैसे मांगने से को बुरा नहीं मानेंगे। मुझे इस महीने जो है अपने हॉस्टल के जो ड्यूज़ हैं उनको क्लियर करवाना है और मेरे पास जो आपने मुझे रकम भेजी थी उसमें वो मैनेज नहीं हो रहा। इवन दो वर्क स्टॉप्स एक्सपेंसेस रन ऑन लास्ट मंथ आई बोरोड 500 from my friend to buy 2 books. This month I had to pay the debt. As a result, I could save no money to pay my hostel dues for this month. It's not hard to meet expenses there everywhere. हाँ जी, वो बता रहे हैं अपनी सिचुएशन के पिछले महीने मैंने अपने 2 किताबें ख़रीदने के लिए अपने दोस्त से 500 रुपये उधार लिए थे और इस महीने मैंने उसका उधार देना है जिसकी वजह से मैं अपने हॉस्टल का जो ख़र्चा है वो पूरा नहीं कर सकता। यू आर रिक्वेस्टेड टू सेंड मी 500 एक्स्ट्रा सो डैट आई मे पे द हॉस्टल ड्यूज़ इन टाइम। आई नो दिस डिमांड ऑफ माइन वुड बी एन एडिशन टू योर बैक ब्रेकिंग रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ बट आई एम हेल्पलेस इन द फेस ऑफ एवर इंक्रीजिंग डियरनेस। हाँ जी, वो कह रहे हैं कि मैं आपसे रिक्वेस्ट करता हूँ कि आप इस महीने मुझे एक्स्ट्रा 500 रुपये भेज दें। मुझे पता है कि ये आपके मतलब कि मुश्किल है आपके लिए निकालना इतनी सारी काम के बावजूद, लेकिन मैं हेल्पलेस हूँ, कुछ कर नहीं सकता। आई होप दैट यू वुड सेंड मी मेंशन अमाउंट इन द अर्लीस्ट। पे माई हम्बल ग्रीटिंग टू ऑल द एट होम योर अफेक्शनेटली XYZ। वो कह रहा है मुझे उम्मीद है कि आप मुझे भेज देंगे और घर वालों को मेरी तरफ से सलाम। योर्स अफेक्शनेटली XYZ। सो स्टूडेंट, दिस इज़ ऑल अबाउट आवर टुडेज़ टॉपिक। आई होप बेटा आपको इसकी अच्छी तरह समझ आ गई होगी। यहाँ पर हमने जितनी भी ग्रामर पोर्शन किया, कंप्रीहेंशन, स्टोरी, लेटर, आपने उनको अच्छे तरीके से याद करना है और होमवर्क के तौर पर इनकी प्रैक्टिस करनी है। बच्चों, उम्मीद है आपको हमारी वीडियोस पसंद आई होंगी। अगर आपको पसंद आए तो इस चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करें ताकि आप आने वाली हर वीडियो से आगाह रह सकें। शुक्रिया।